नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। बात करेंगे कश्मीर की। कश्मीर को दहशत की आग में झोंकने के बाद आतंकियों ने अब जम्मू को जहन्नुम बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। खुफिया रिपोर्ट से एक जानकारी सामने आई है और ये जानकारी ये सामने आई है कि जम्मू में आतंकवादी किराएदार और नौकर बनकर लोगों के घरों में रह रहे हैं और बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। लेकिन आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। जम्मू प्रशासन ने सभी मकान मालिकों को नोटिस जारी कर अपने किराएदारों और घरेलू नौकरों की जानकारी देने को कहा है। जम्मू के डीएम अवनी लवास ने अपने आदेश में कहा है कि मकान मालिक 3 दिन के अंदर जानकारी साझा करें और इस आदेश का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। दरअसल कश्मीर के बाद अब जम्मू आतंकियों के टारगेट पर आ चुका है। आपको बता दें कि साल 2023 की शुरुआत में जिस तरह से आतंकियों ने राजौरी को निशाना बनाया, उससे जम्मू प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। जिस तरह आतंकी चुन चुनकर जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, अब प्रशासन ने आतंकियों को चुन चुनकर बाहर निकालने और उनका खात्मा करने की ठान ली है। इसी के मद्देनजर यह ऑर्डर बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि कश्मीर टेरर अटैक और जम्मू टेरर अटैक की मॉडस ऑपरेंडी लगभग सेम है। आज इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद रहने वाला है, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे कि आखिर ये पूरा का पूरा मामला है क्या। अपना बनकर ही अपनों को मारना, आपके ही घर में छुपकर आपका ही देश जलाना, यही पहचान है आतंक की, जिससे कोई भी अछूता नहीं है। कहीं आपके घर में भी तो नहीं है देश विरोधियों की घुसपैठ। जम्मू कश्मीर में आतंकी नौकर और किराएदार बनकर रहते हैं और फिर मौका देखकर आतंकी वारदात को अंजाम दे देते हैं। लेकिन आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए जम्मू प्रशासन ने कमर कस ली है। तो वही प्रशासन ने सभी मकान मालिकों को अपने किराएदारों और नौकरों की जानकारी पुलिस को देने का आदेश जारी किया है। 3 दिनों के भीतर ही सभी मकान मालिकों को अपने किराएदारों की हर जानकारी दोनों के सिग्नेचर के साथ नजदीकी पुलिस स्टेशन में जमा कराना होगा और ये जानकारी व्यक्तिगत और रजिस्टर्ड डाक दोनों से भेजी जा सकती है। वही आदेश जम्मू की जिलाधिकारी आईएएस अवनी लवासा ने जारी किया है। इस आदेश को नहीं मानने वालों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश के दायरे में वो लोग भी आते हैं जो झुग्गियों में रहते हैं और अपने मकान को पेइंग गेस्ट के तौर पर भी प्रयोग करने वाले मालिक भी इस आदेश के दायरे में आते हैं। तो वहीं अब देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि प्रशासन के इस कदम से आतंक पर कितनी लगाम लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। तो आतंक का खात्मा करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से, वहाँ की सरकार की ओर से लगातार तमाम तरह की कोशिश की जा रही है, तमाम तरह के उपाय किए जा रहे हैं, जिसमें 3 अहम बातें आपको हम बताते हैं। देखिए, पहली जो बात अब देखने को मिल रही है वो ये है, जिस तरीके से हमने आपको बताया कि जम्मू प्रशासन की ओर से एक बड़ा कदम उठाया गया है और इसमें यह कहा गया है कि जिन लोगों के यहाँ पर किराएदार रह रहे हैं या फिर कोई नौकरानी या फिर कोई नौकर काम कर रहा है, तो उसकी पूरी जानकारी नज़दीकी थाने में आप दर्ज कराइए। उसकी पूरी जानकारी, डिटेल इंफॉर्मेशन उसके बारे में आपको नज़दीकी पुलिस थाने में देनी होगी और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी कि पूरी तैयारी कर ली गई है इस बात की कि आतंकी कहीं आपके घर में या किसी के भी घर में इस तरीके से ना छुपे हों, अपने मंसूबों में को वो कामयाब कहीं उसमें हो जाएं या उसको अंजाम देने की वो फिराक में हो। इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि हो सकता है कि कोई भी ऐसा नौकर या कोई भी ऐसा किराएदार जो आपके यहाँ रह रहा है, वो किराएदार, वो नौकर, हो सकता है कि उसके मंसूबे कुछ और हों, वहाँ छिपकर वो रह रहा हो, जानबूझकर उस मकान मालिक को वो गुमराह कर रहा हो जहाँ वो रह रहा है। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं आप कि ये जो कदम है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा जो अहम कदम, आपको याद होगा कि वीडीसी को ट्रेनिंग दी गई है। वीडीसी यानी कि विलेज डिफेंस कमेटी, यानी कि अब जो आम नागरिक हैं, जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों को भी अब हथियार थमाने की बात कही जा रही है और थमा भी दिए गए हैं। इससे पहले भी हमने वो तस्वीर आपको दिखाई थी कि किस तरीके से जो वीडीसीज हैं उनको ट्रेनिंग दी गई है,
उनको प्रशिक्षण दिया गया है, उनको प्रशिक्षित किया गया है और उनको बताया गया है कि आपात स्थिति में वो भी निपट सकते हैं। अब उनको भी उनके हाथ में हथियार थमा दिए गए हैं। यानी कि तमाम वो कोशिश की जा रही है कि आतंकवादियों का खात्मा किया जाए, आतंकवादी गतिविधियों में कमी लाई जाए। इसके लिए अब चाहे वो केंद्र की सरकार हो, जम्मू का प्रशासन हो, जम्मू कश्मीर प्रशासन हो, यानी कि तमाम तरह की जो पहल है वो की जा रही है। इसके साथ ही फोर्स की भी तैनाती वहां पर की गई है। जब से हम देख रहे हैं लगातार नए साल की शुरुआत हुई है, जम्मू के राजौरी में किस तरीके से लगातार आतंकवादी घटनाएं घट रही हैं। जम्मू ये वो इलाका जो एक शांत इलाका माना जाता है, कहा यह जाता है कि जम्मू शांत है, लेकिन अब जम्मू में भी अशांति लगातार फैल रही है और वहां पर भी चुन चुनकर वार किया जा रहा है। नाम पूछा जाता है, पता पूछा जाता है, उसके बाद गोलियों से छलनी उनका शरीर कर दिया जाता है। और यही वजह है कि अब ये तमाम कदम जो है उठाए जा रहे हैं, चाहे वो वीडीसीज को ट्रेनिंग देने की बात हो या फिर किराएदारों और नौकरों की पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन थानों में देने की बात की जा रही हो या फिर वहां पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती करने की बात की जा रही हो। तो आज इन तमाम विषयों को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। एक बड़ा पैनल फिलहाल हमारे साथ मौजूद है और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से ठाकुर अभिजीत जी हैं, इसके साथ ही कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ डॉक्टर जोगेंद्र मोर जी हैं और कश्मीरी पंडित रविंद्र पंडित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसके अलावा अंकुर शर्मा जो कि अधिवक्ता हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जम्मू से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा रविंद्र पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या आपको लगता है कि सरकार की ओर से, जम्मू प्रशासन की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से ये जो भी कदम उठाए जा रहे हैं ये काफ़ी हैं, जिसमें हम 3 बातों का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें पहला आज जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई जम्मू प्रशासन की ओर से एक ऑर्डर पास किया गया है और उसमें यह कहा गया है कि आपके घर पर अगर कोई किराएदार रह रहा है या कोई नौकरानी काम कर रहे हैं तो उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन आप नज़दीकी पुलिस थाने में दर्ज कराइए। दूसरा, वीडीसीज को जो ट्रेनिंग दी जा रही है। तीसरा, जो अतिरिक्त फोर्स की वहां पर तैनाती की जा रही है। आपको लगता है कि इससे कुछ वहां पर हो पा रहा है? क्योंकि टारगेट किलिंग तो अभी भी हो रही है, इस बात को तो बखूबी हम जानते हैं, लेकिन क्या ये कदम जो है वो कारगर साबित होंगे या हो रहे हैं? नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद जी के लिए। देखिए 370 आर्टिकल हटाने के बाद और 35 हटाने के बाद ये डायरेक्ट आप देखिए कि आरपीसी हमारे यहाँ हट गया, इंडियन पेनल कोड आ गया। ये चीजें आज की तारीख में हम इस तरह से एक्सरसाइज कर रहे हैं जैसे बाकी शहरों में, बाकी मेट्रोज में। ये कौन सी नई बात है? अगर आप किराएदार रखते हैं या कोई डोमेस्टिक मेड भी रखते हैं अपने यहाँ, पुलिस वेरिफिकेशन होती है बाज़ाब्ता। और यहाँ सेंसिटिव जोन, सेंसिटिव स्टेट होने के कारण और ज्यादा ये सख्ती से लेना चाहिए हमें। तो आज अगर डीएम का ऑर्डर है तो हमें वेलकम करना चाहिए, उनके पूरे पावर्स हैं। तो सेक्शन 188 सीआरपीसी के अंतर्गत जो नहीं इसका पालन करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जानी चाहिए। क्योंकि ये स्वाभाविक है, अगर आप एक किसी किराएदार को रखते हैं या किसी भी डोमेस्टिक हेल्प को रखते हैं या किसी पीछे भी घटनाएं हुए, इवन डीजी प्रिजन्स को जिस तरह से जो है मर्डर हुआ है वहां पे और नौकर ने करा है, तो वेरिफिकेशन बड़ी जरूरी है। और ये बिल्कुल अच्छा करा है कि एक पोर्टल भी बनाया है, इससे आम नागरिक को बहुत आसानी रहेगी और इसकी वेरिफिकेशन करने से ये होएगा कि आतंकियों पे जो है लगाम कसी जाए। जिनके मंसूबे ऐसे हैं उनकी वेरिफिकेशन के बाद जरूर छांटी होएगी और एक अच्छा कदम है, वी शुड ऑल वेलकम इट। ठीक है भाई, इस कदम का तो स्वागत कर रहे हैं अभिजीत जी, इस कदम का तो स्वागत कर रहे हैं जो कश्मीरी हिंदू हैं, लेकिन उनका यह कहना है कि भाई कोई नया काम तो आप कर नहीं रहे। दिल्ली एनसीआर में भी अगर आपके घर पर कोई किराए पर रह रहा है तो ये बिल्कुल सही बात है कि नज़दीकी थाने में उस बात की आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि मेरे यहाँ पर ये नौकर, ये नौकरी, ये जो नौकर या नौकरानी की जो काम कर रही है ये इसका नाम है, ये यहाँ से ताल्लुक़ रखती है, ये इसका एड्रेस है, प्रॉपर जानकारी देनी पड़ती है। तो अगर जम्मू प्रशासन की ओर से ऐसा कोई फैसला लिया गया है तो उसमें कुछ नया तो है नहीं। आवाज क्लियर नहीं आ रही जी, सवाल सुना आपने मेरा? अभिजीत जी सवाल सुना आपने मेरा? आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? जी, अब मेरी आवाज आ रही है, आपको सुन पा रहे हैं क्या आप? जी बोले, क्या बोल रहे थे आप? जी अभिजीत जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो फैसला आपने लिया है ये अच्छा फैसला है, स्वागत योग्य कदम है। लेकिन ये कहा जा रहा है, जिस तरीके से आपने सुना भी अभी, उनका ये कहना है कि भाई देखिए एक अच्छा फैसला है, स्वागत योग्य कदम है,
लेकिन कोई ये कहे कि यूनिक फैसला है, इसको हम नहीं मानते हैं, क्योंकि ऐसे कदम तो उठाए जाते रहे भाई। अगर दिल्ली एनसीआर में भी कोई अगर आपके घर पर रह रहा है, किराए पर रहता है, या आपके घर पर कोई काम करता है, कोई आपका नौकर है या फिर नौकरानी है, तो उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन, ये उसकी पूरी जानकारी तो अभी भी पुलिस को देनी पड़ती है। पुलिस वेरिफिकेशन तो उसका वैसे भी होता है, तो नया क्या कर रहे हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि आज सरकार किसी भी तरह की कोई भी चूक नहीं करना चाहती है, और इसके अंदर अगर ऐसा भी कहीं पर भी 0.1% भी मार्जिन ऑफ एरर है तो उसको प्रॉपर्ली और गंभीरता से देखा जा रहा है। लेकिन एक चीज आपको समझना पड़ेगी कि ये सारे का सारा इलाका जो है वो पाकिस्तान के साथ सटा हुआ है, जिसमें जंगल है और जिसमें बॉर्डर कहीं पर 10 किलोमीटर, कहीं 15 किलोमीटर, कहीं 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और पाकिस्तान एक ऐसा नापाक मुल्क है जहां पर उसने ये सभी के सभी टेररिस्ट पैदा किए हुए हैं और इनको पाल के रखा हुआ है, और वो इस फिराक में रहता है किस तरह से इनको पार कर दिया जाए ताकि यहाँ पर कोई ना कोई वारदात करके निकल जाए। लेकिन हमारी साहसी फौजें जो हैं वो इनको ज्यादातर केसेस में मौत की घाट उतारने में कामयाब होती हैं। लेकिन कहीं पर अगर एक आधी चूक हो जाती है, इसका हमें बड़ा दुख होता है, जिस तरह से अभी रजौरी में हुआ। सबसे ज्यादा दुख अगर किसी को देखे तो हमें ही है। हम इतने दुख के बाद भी उन लोगों का दुख नहीं बांट सकते जिन लोगों ने अपने सगे संबंधी खो दिए। लेकिन एक हमारा दुर्भाग्य समझिए कि एक ऐसा नापाक मुल्क हमारा हमसाया है जो ना तो खुद चैन से बैठता ना किसी को बैठने देता है। और देखिए, पिछले 3 युद्धों में हमसे डायरेक्ट जब ये पिट चुका है तो उसको पता है कि हिंदुस्तान से जीतना असंभव काम है। इसीलिए अपनी टू ब्लीड इंडिया 2000 कट्स उस स्ट्रेटेजी के ऊपर ये इस तरह के भाड़े के टट्टू वहां से बॉर्डर पार से यहाँ पर भेजता है। कभी कभी ये कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन हमारी फौजें पूरी तरह से मुस्तैद हैं और हम जीरो टॉलरेंस टुवर्ड टेररिज्म, हम पुरानी पार्टियों की तरह टेररिस्ट अपीसमेंट पॉलिसी के ऊपर नहीं बैठे हैं। हमारे यहाँ पर जो टेररिस्ट आएगा उसे ठोक दिया जाएगा, उससे छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन जोगेंद्र जी आप सुन रहे हैं अभिजीत जी को, और वो तो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को लेकर जो पहले आपकी पॉलिसी थी उससे लाख गुना ये बेहतर पॉलिसी है हमारी, और अब कहीं ना कहीं ये तो मानना पड़ेगा कि आतंकवादियों में एक डर है, एक खौफ है, और जो कदम उठाए जा रहे हैं वो कदम आने वाले समय में वाकई में आपको लगेगा कि जो कदम उठाए गए हैं इससे बहुत ज्यादा लाभ हुआ है। देखिए अमित जी, ऐसा है कि सुरक्षा को लेकर समय समय पर इस प्रकार की चीजें हो, और जो पहले रवि पंडित जी कह रहे थे वो बिल्कुल यूं है कि ये कोई नई पहल तो है नहीं। वो मेट्रो सिटीज में भी जो है पहले से वेरिफिकेशन होती आई और वेरिफिकेशन होनी चाहिए। वो तो डाटा पुलिस के पास होना चाहिए कि कौन व्यक्ति किराएदार रह रहा है या किसी में कहा किसके पास कोई नौकर है, या वो पूरे देश में। और जहाँ तक जम्मू एंड कश्मीर की बात है तो वहाँ तो बड़ा सेंसिटिव मामला है, तो पूरा का पूरा आतंकवाद को लेकर अगर आप देखेंगे। और रही बात बेहतर पॉलिसी की, ये नहीं कि हमारे समय में बेहतर पॉलिसी थी या भारतीय जनता पार्टी के, ये राष्ट्रीय समस्या है, इसके अंदर राष्ट्रीय ताकि बात की बात। मोर साहब की आवाज नहीं आ रही, इसको ऑडियो थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, आवाज बहुत कम आ रही है मोर साहब की। तो ये है कि इसलिए हम ये बिल्कुल जो है वो समय समय पर जो प्रशासन है वो देखता रहता है कि किस प्रकार से सुरक्षा के साथ चौबंद जो है प्रबंध किए जाने चाहिए, और समय समय पर जो जरूरतें होती है वो पुलिस प्रशासन को स्टेप लेने होते हैं। ठीक है, तो वो है, वो उसके अंदर अंतर्गत और भी, और इससे बेहतर तो मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ जब तक वहाँ की जनता से पुलिस का सही तरीके से संवाद स्थापित नहीं होता, सैन्य जो मतलब हमारे हैं वहाँ के लोगों के बीच में जो संवाद है उसको बेहतर तरीके से, ये जो योजनाएं हैं, कई बार क्या है योजनाएं तो आ जाती है लेकिन उनका पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन इसलिए नहीं हो पाता कि जब तक हमें जनता का सहयोग नहीं मिलेगा, जब तक हम उनके बीच में जाके पूरी तरह से। लेकिन जम्मू प्रशासन अब जनता का सहयोग ही तो चाहता है भाई, जनता का सहयोग चाहता है, तभी तो ये कहा गया है कि आपके घर में अगर कोई नौकर या नौकरानी काम कर रही है या किराएदार रह रहा है तो उसकी जानकारी आप हमें दीजिए, पुलिस को उसकी जानकारी दीजिए। ये पूरे देश में लागू है, तो जनता का सहयोग ही तो मांग रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ ये तो पूरे देश में लागू है। आप कोई टीम बना के जब सर्वे कर दीजिए, मकान टू मकान सर्वे भी तो किए जा सकते हैं। भैया आपको डाटा चाहिए, अगर वो कहीं कोई नहीं करवाता है तो आप सर्वे करवा दीजिए। ठीक है, कि किसके मकान पे किराए पे कोई रह रहा है, कोई किसके यहाँ पे नौकर है, वो तो जो जम्मू एंड कश्मीर की स्थिति है उसको तो हमें विशेष प्रकार से लेना चाहिए। अति संवेदनशील मुद्दे को अति संवेदनशीलता से लेना चाहिए, और अति संवेदनशीलता से हमें बात करनी चाहिए, हमें अपनी जिम्मेदारी की बात करनी चाहिए। यहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, पार्टी विशेष की बात नहीं है। ठीक है, तो अमित जी, जो जम्मू एंड कश्मीर को लेके वहाँ के एक एक व्यक्ति को, प्रशासन को चुस्त दुस्त रह के वहाँ के हर व्यक्ति से संपर्क स्थापित करना चाहिए। ये नहीं है कि हम मतलब आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वहाँ कई बार क्या होता है कि कुछ लोग है ना, कानून की जागरूकता नहीं होती है लोगों के अंदर, हमें कानून की जागरूकता को फैलाना है। ठीक है, ये नहीं कि आईपीसी का जो है 188 है जो ऑर्डर है
वो एप्लीकेबल है। ये स्थिति अलग है। आप अपनी तरफ से कैंपेन भी चलाया जा सकता है, ठीक है, कि जो है सर्वे किए जा सकते हैं कि किसके यहाँ पे मकान है, किराए पे, कौन किराएदार पे रहता है, कौन किस, इस प्रकार की जो स्थितियां है वो प्रशासन इस प्रकार के कदम भी जो है उठा सकता है। ठीक है। लेकिन अंकुर जी भाई चलिए ठीक है, इस बात को तो हम मान सकते हैं कि इसमें कोई नई बात नहीं है कि अगर ये जानकारी मांगी जा रही है कि आप बताइए आपके घर में कौन कौन रह रहा है, कितने किराएदार रह रहे हैं, कोई किराएदार रह भी रहा है या नहीं रह रहा है, अगर रह रहा है तो उसकी जानकारी आप पुलिस को दीजिए, या नौकरानी अगर काम कर रहे हैं तो उसकी जानकारी आप दीजिए। इसमें तो कुछ नया नहीं है, चलिए ठीक है, ये बात मान लेते हैं। लेकिन VDCs को जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसको लेकर भी सवाल खड़े किए गए कि भैया विलेज डिफेंस कमेटी के जो लोग हैं उनके आम लोगों के हाथों में आप हथियारों को थमा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये कहीं ना कहीं आप अंदरूनी जो हालात है वहाँ के उनको और ज़्यादा खतरा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कानून के लिहाज से देखा जाए तो जो कदम भी उठाए जा रहे हैं सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, उसको आप कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से मैंने बताया 3 बड़े कदम, जिसमें पहला जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ, दूसरा VDC वाला, और तीसरा अतिरिक्त फोर्स की जो तैनाती वहाँ पर की जा रही है उसको लेकर। तो देखिए, जो विलेज डिफेंस कमेटी है ये 1995 में कंस्टिट्यूट की गई थी जम्मू कश्मीर में जी, और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है अगेंस्ट जिहादी टेररिज्म इन JNK। ये जम्मू संभाग के हिली रीजन्स में मुस्लिम मेजॉरिटी पॉकेट्स में जहां आतंकवाद की समस्या कश्मीर के बाद बहुत फैल गई थी, उनसे लोहा लेने के लिए लोगों को आर्म किया गया था। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स की पॉलिसी उन्हें कमजोर करने की ही रही, मुस्लिम अपीजमेंट के चलते। और लेटेस्ट 2018 में भाजपा की सरकार ने बाकायदा एक आदेश पारित कर दिया और इन लोगों से हथियार वापस लेना शुरू किया। उसके बाद यहाँ पे जन आंदोलन हुआ, सरकार पे दबाव बना, सरकार को मजबूरी में वो ऑर्डर वापस लेना पड़ा। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, उसके किसी ना किसी बहाने के आधार पे इनको बुला के इनसे हथियार वापस लेने की प्रक्रिया चलती रही। साथ ही साथ इन VDC को और पैरालाइज करने के लिए VDC मेंबर्स की जो सैलरीज थी वो 2018 के बाद देना बंद कर दी गई। 4,500 रुपए केवल प्रति माह एक व्यक्ति को मिलते थे, वो भी सरकार ने बंद कर दिए। इस संबंध में सैकड़ों VDC मेंबर्स जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में याचिका करता बन के गए हैं, जिसमें मैं स्वयं एक एडवोकेट हूं। अभी भी वो पिटीशन पेंडिंग है, अभी तक उनको सैलरीज नहीं दी गई हैं। तो VDC को डिसआर्म करने की जो पॉलिसी थी, वो कांग्रेस हो, MC हो, PDP हो, BJP हो, ये सबकी पॉलिसी रही है उन्हें डिसआर्म करने की। ये पहली चीज है। राजौरी घटना के बाद जब इस निंदा शुरू हो गई तो एक फेस सेविंग के लिए एक प्रपंच चलाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि यहाँ पे लोगों को आर्म किया जा रहा है। दूसरा, आतंकवाद के खात्मे के लिए आपको जो इंडोक्ट्रिनेशन और रेडिकलाइजेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हों, उन्हें ध्वस्त करना पड़ेगा। लेकिन मुस्लिम अपीजमेंट के चलते आज की सरकार ऐसे इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसका कारण है कि राजौरी में डांगरी हुआ, जिसका कारण है कि जम्मू में भी सिदड़ा एनकाउंटर हुआ, जिसका कारण है कि जम्मू संभाग में लश्कर तैयबा के लोकल पेट्रोल बस्ट हो रहे हैं। रिपीटेड डिमांड्स है संभाग के लोगों की कि भारत सरकार अहले हदीस जो लश्कर तैयबा की मदर आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसे बैन करे। जम्मू संभाग में उसका नेटवर्क तीव्रता से बढ़ता जा रहा है। वही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है आतंकवादियों के, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। और केवल ये एक डिप्टी कमिश्नर द्वारा आदेश निकालना कि आपके घर में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जो टेनेंट्स हैं या काम कर रहे हैं उनकी जानकारी दो, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से आतंकवाद के खिलाफ आप इसे जंग के रूप में पेश कर सकते हैं। नहीं, इसमें सहयोग तो मिलेगा, ये तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इस बात को डिनाय आप भी नहीं कर सकते हैं। नहीं, इस बात को डिनाय तो आप भी नहीं कर सकते हैं कि लोकल जो लोग हैं उनका भी इसमें अहम योगदान रहा है। बहुत सारे ऐसे लोकल्स जो हैं वो पाए गए हैं कि आतंकवादी घटनाओं में उनके शरीक होने, उनके शामिल होने की बात कई बार सामने आई है। ये बात तो आप मानेंगे। जो जम्मू कश्मीर में लोकल सपोर्ट रहता है, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, ये बात तो आप मानेंगे ना कि लोकल सपोर्ट रहता है। 100% रहता है, क्योंकि ओवरग्राउंड वर्कर्स यही जम्मू संभाग के जो जिहादी तत्व हैं वही ओवरग्राउंड वर्कर्स बन के काम कर रहे हैं। आज ड्रोन ड्रॉपिंग जम्मू संभाग में हो रही है तो उसको ट्रकों में बैठा के आतंकवादियों को ट्रांसपोर्ट करने का काम यहीं के लोग कर रहे हैं। और उसके लिए बाकायदा आपकी तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं जो जिहादी फंडिंग से चल रहे हैं, जिनके खिलाफ सरकार के एक्शन के संबंध में कोई भी कार्रवाई आपको नजर आती हुई नहीं दिखेगी। हिंदू नरसंहार जम्मू कश्मीर में निरंतर चला आ रहा है इन्हीं तत्वों के कारण। लेकिन भारत सरकार आज तक डिस्पाइट रिपीटेड डिमांड्स हिंदू नरसंहार को आधिकारिक तौर पे नरसंहार घोषित नहीं कर रही है। जो हिंदुओं के साथ कश्मीर में हुआ या जम्मू संभाग में हुआ उसे भारत सरकार आज भी माइग्रेशन कहती है। ये हास्यास्पद है। ये जिहादी ताकतों के साथ कांग्रेस की तरह खड़े हो जाने वाली बात है जो आपको जम्मू कश्मीर में दिखेगी इस सरकार के संबंध में भी। केवल
दिखावा करना, आदेश पारित करवाने से आतंकवाद हैंडल नहीं होगा। जिहाद को जिहाद कहने से होगा और एक काउंटर रिस्पॉन्स खड़ा करने के बाद ही होगा। ठीक है, लेकिन रविंद्र जी, तमाम तरह के कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन हिंदुओं की टारगेटेड किलिंग तो वहां पर अभी भी हो रही है। हिंदुओं को टारगेट कर करके चुन चुन कर मारा जा रहा है। और एलजी साहब का बयान वो याद होगा, अब से कुछ दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई जो वहां पर किलिंग हो रही है उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू मारे जा रहे हैं, और इसको सिर्फ एक किसी भी खास वर्ग से जोड़ देना वो गलत है। तो कुल मिलाकर के जो कदम उठाए जा रहे हैं और जो बयान सामने आ रहे हैं, इसको आप कैसे देख पा रहे हैं? आपको लगता है कि इस सरकार में भी हिंदू अपने आप को जम्मू कश्मीर के अंदर सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं क्या? नहीं, देखिए, आप जनरलाइज ना करें हिंदू टर्म। पहले तो आप टारगेटेड किलिंग पे आ जाए। वो कश्मीरी पंडित होने के नाते पे मैं ये बयान करूं कि एलजी साहब के स्टेटमेंट बहुत आते रहे, बहुत आते जाते रहे। ठीक है, उन्होंने ये बात, अगर प्राइमा फेशी आप ओवरव्यू देखें इसका, हाँ, मुसलमान भी मारे जा रहे हैं, और मुसलमान किन कारणों से मारे जा रहे हैं वो अलग कारण है। नहीं, लेकिन वो राष्ट्रवादी मुस्लिम है ना, टारगेट किया जा वो रहा है, राष्ट्रवादी मुस्लिम है। कारण है। रविंद्र तो जी, मेरा कहना हाँ। ये है, एलजी साहब इस गलत फहमी में ना रहे कि हम अपने बलबूते पे नहीं गए। ये पीएम पैकेज, एम्प्लॉइज पैकेज जो है, ये हम अपने बलबूते पे बच्चों को भेजे, और मनमोहन सिंह सरकार पे 2010 से हम पहले शुरू जाने लग गए। हम किसी सरकार के बलबूते पे नहीं गए वहां पे। हम भी कुछ काम कर रहे हैं, मैं भी कुछ काम कर रहा हूँ एलओसी पे बैठ के, तो मैं अपने बलबूते पे कर रहा हूँ। तो हमने बच्चे तैयार किए, पर अब जैसे आप टारगेटेड किलिंग शुरू होने लग गई, तो 2 साल से आप देखिए चुन चुन के आइडेंटिटी कार्ड के मारा जा रहा है, क्योंकि हर एक जो है आतंकवादी तंजीम कुछ न कुछ अपना मोडस ऑपरेंडी भी बदलती रहती है। अब जम्मू में आज आप देख रहे हैं, ये वीडीसी की बात चली यहाँ पे, ये आज की थोड़ी है, ये तो 1995 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस करी। ये अभी तो सिर्फ ऑर्डर एक आया 287 जो है होम डिपार्टमेंट का 14 अगस्त को, ये रिऑर्गेनाइज किया हमने 2019 के इसके एब्रोगेशन आर्टिकल 370 के बाद। और वीडीसी तो पहले से चल रही है, तो बॉर्डर एरियाज के लिए था। इसमें आम आदमी को क्या तकलीफ होनी चाहिए कि वीडीसी बन जाए बॉर्डर एरियाज में? बननी चाहिए, जरूर बननी चाहिए, सेल्फ डिफेंस के लिए, क्योंकि ये जो बॉर्डर एरियाज है पाकिस्तान के साथ लगते हुए आ रहे हैं। नहीं तो बिल्कुल पीडीपी तो इसका विरोध कर रही है ना भाई। महबूबा मुफ्ती को आपने सुना होगा, वो तो इसका विरोध कर रही है। वो कह रही है कि आप भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश कर रही हैं। अब भाई भाई कौन है ये पता नहीं, अब वो आतंकवादियों को भाई बता रही है, किसको बता रही है, तो तय करना पड़ेगा ना। नहीं, वो 1995 में कहा थी। 1995 में जब ये स्कीम आ गई और मनमोहन सिंह सरकार के दौरान जो है इंप्लीमेंट हुई, तब कहा थी वो? उनके पास मुद्दे रहे नहीं थे, वो कुछ भी कहे जा रहे। वीडीसी आज की स्कीम थोड़ी है, इसको आज जो है ना विलेज डिफेंस गार्ड, इससे इनको बौखलाहट हो रही है कि भैया आतंकवादी तो घुस रहे हैं ना, आतंकवादी थोड़ी रुके। मैं तो हमेशा प्लेटफॉर्म पे कहता हूँ 10 से 15% जो है आतंकवाद वो कभी खत्म नहीं होएगा। टेक इट फॉर ग्रांटेड फॉर मी। और जो 85% यरगमाली बनाए उन्होंने, उन 85% लोगों को भी तो आगे उठना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो सरकार की स्कीमें ठीक है, सराहना पड़ेगा, पर बहुत कम है। आप ये ना समझे कि ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट और बिल्कुल एग्जैक्ट है टू दी फोर। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। वो अपनी जो है ये ना गिनवाए हमने 400 आतंकवादियों को ढेर किया, वो ये गिनवाए कि यहाँ पे जो है 2500 कैसे पनप गए, 2500 कैसे पनप गए, और 2500 कैसे पनपे हो जो वहां बैठे हुए। ये ना गिनवाए कि 400 को हमने गिराया। इंडिजिनस भी तो लोग लड़के आगे आए हैं। ये तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। और जब वो चुन चुन के टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं कश्मीरी पंडित की, कश्मीरी हिंदूज की, जम्मू हिंदूज की, जो जम्मू के एम्प्लॉइज भी वहां पे है, तो चुन चुन के जो है आप अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में उनको बलि का बकरा बनाएंगे, सिटिंग डक्स बनाएंगे, वो तो नहीं चलेगा ना। आप उनकी जो है बात नहीं सुन रहे, 6 महीने से तनख्वाहें रोक के बैठे। ये पहली बार नहीं हुआ, 1990 में भी हुआ, तब भी अच्छी सरकारें थी, अच्छी ब्यूरोक्रेसी थी जिन्होंने इस बात को समझा। और उसके बाद मुफ्ती गवर्नमेंट में खुद जो एजुकेशन मिनिस्टर थे बुखारी, उन्होंने क्या, उन्होंने नहीं रिलोकेट किया। ये कौन सी नई बात है? ये कोई हट धर्मी नहीं है। एलजी साहब के स्टेटमेंट आते रहते हैं, उनका अपना काम करने का तरीका है, वो उसको आप जनरलाइज ना करें। वीडीसी बननी चाहिए, मेरा ये पूरा जो है इस पे ठप्पा है। मेरा पूरा ये यकीन है कि इससे जो है बिल्कुल हम खात्मा करें। इनको और एम्पावर करना चाहिए। इनको जो ये 1500 2000 की तनख्वाहें नहीं चाहिए, इनको आप सब्सटेंशियल तनख्वाह दीजिए, इनको आप जो है अच्छी तरह से एम्पावर करिए। और यहाँ पे बॉर्डर एरिया में बहुत जरूरत है, स्पेशली इन जम्मू रीजन। ठीक है, ठीक है।
अभिजीत जी जवाब दीजिए रविंद्र जी की बात का जवाब दीजिए। उनका ये कहना है कि आप जो कदम उठा रहे हैं ठीक है, उसकी सराहना हम कर सकते हैं, लेकिन आप अगर ये समझें कि जो आप कदम उठा रहे हैं वो काफ़ी हैं, वो उनको काफ़ी नहीं लग रहे हैं, उनको लगता है कि ये नाकाफ़ी हैं, आपको बहुत कुछ अभी वहाँ पर और किया जाना बाकी है। आप ये मत गिनाइए कि 2022 में आपने 172 आतंकवादियों को मार गिरा दिया, आप ये देखिए कि 4000 और आतंकवादी कैसे पनप गए वहाँ पर। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं वो, और इस बात को आपको समझना पड़ेगा। देखिए, एक चीज तो हमें समझना पड़ेगी और मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या चीजें बदली हैं, क्योंकि अंकुर जी भी अभी कह रहे थे 5 अगस्त 2019 से पहले उसके बाद क्या चीजें बदली। यहाँ पे एक चीज को समझिए कि इससे पहले कहीं ना कहीं जो चीजें थी इनको तूल दी जाती थी। आप समझे कि बीटा कराटे जैसे यासीन मलिक जैसे लोग, शबीर शाह जैसे लोग आज तक 3-3 4-4 मुख्यमंत्रियों की कुर्सियों के पीछे छुपे रहे, उनके खिलाफ कभी आज तक केस ही नहीं बनाया गया। अब ये किसकी क्या मंशा थी, क्या इनकी सीरियसनेस थी टेररिज्म के खिलाफ लड़ने की या नहीं थी? आप क्यों तीनों के तीनों अंदर धर दिए गए हैं? क्योंकि सरकार की मंशा जो है वो अपनी कथनी और करनी एक बराबर है। वो इन सब के सब प्रॉब्लम जो इतने सालों से हमारे को है उनसे निवाज पाना चाहती हैं। और दूसरी बात ये आती है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि जिस तरह से सिचुएशन अभी हो रही है, ये तो पाकिस्तान की बौखलाहट है, क्योंकि इससे पहले जो पाकिस्तान था कहीं ना कहीं वो अपनी चीजों में यहाँ पर उनका जो एजेंडा था वो चलता था यहाँ पर, लेकिन अब खासकर 5 अगस्त 2019 के बाद ये एजेंडा चलना बिल्कुल बंद हो चुका है, क्योंकि इस सरकार की जीरो टॉलरेंस टुवर्ड टेररिज्म की जो पॉलिसी है उसके चलते ही सब कुछ हुआ है। पता नहीं बाकियों को दिखे ना दिखे, लेकिन पूरा हिंदुस्तान सुदर्शन न्यूज के जरूर जानेगा कि 168% इंसिडेंट्स टेररिज्म के कम हो चुके हैं पहले से। अब कोई भी पत्थरबाजी नहीं होती, पहले पत्थरबाजों की अपीजमेंट पॉलिसी हुआ करती थी, अब वो नहीं होती है। ये सब कुछ जो है ये कंट्रोल किया गया सिचुएशन को। आज 1.5 करोड़ से ज्यादा सैलानी कश्मीर के अंदर आ रहे हैं। आज 100 से ज्यादा फ्लाइट्स लैंड कर रही हैं, इतनी पाकिस्तान में लैंड नहीं करती जितनी कश्मीर में केवल लैंड कर रही हैं। आज G20 समिट होने जा रही है, आज दुबई से इन्वेस्टर्स यहां पर आ रहे हैं। ये है नया जम्मू एंड कश्मीर, जिसका हमने लोगों से एक वादा किया था और हमने कर भी दिखाया, जिसमें जो एक आधी घटना लेकिन हिंदुओं के टारगेट किलिंग तो अभी भी हो रही है ना, अब वो कश्मीर तक सीमित नहीं है। देखिए अभिजीत जी, आप ये समझिए, और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, ये अब कश्मीर तक सीमित नहीं है, ये अब जम्मू में भी आ गई है। जम्मू के राजौरी में साल 2023 की शुरुआत में क्या हुआ आपको याद होगा, 1 जनवरी को ही वहां डांगरी में क्या हुआ, छोटे छोटे मासूम बच्चे मारे गए, चुन चुनकर मारा जा रहा है हिंदुओं को। तो इस पर तो संज्ञान लेना पड़ेगा ना, इसको तो आपको देखना पड़ेगा। इसको आप रोकिए कि कश्मीर से लेकर के अब जम्मू तक भी सुरक्षित नहीं है हिंदू। देखिए, एक चीज को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो चीज है कि जो टेररिज्म है ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। आप समझ सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेशन यूएसए जैसा देश अगर उनके ट्विन टावर्स के अंदर कोई प्लेन लेके घुस सकता है, तो आज कौन सा देश है जो इन सब चीजों से बचा हुआ है? हमारा 148 करोड़ का मुल्क होने के बाद मैं फिर भी सैल्यूट करता हूं अपनी इंडियन आर्मी को, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को और अपने पुलिस पर्सनल्स को, जो बहुत हद तक इन जितनी भी हरकतें इनको नाकाम करने में कामयाब हो जाते हैं अपने प्राणों की आहुति देकर। लेकिन हमें ये समझना होगा अभी के यूएसए का कोई भी जो हमसाया है वो कोई नापाक मुल्क पाकिस्तान जैसा नहीं है, ना चीन जैसा है, लेकिन हमारे पास ये दोनों मुल्क है, हमारे यहाँ पर षड्यंत्रकारी मुल्क, फिर भी हमारी फौज काफी हद तक कर देती है। और जो आपकी बात है टारगेटेड किलिंग की, इसके ऊपर भी बहुत जल्दी पार पा दिया जाएगा। और जिस तरह से वीडीसी कमेटीज को स्ट्रेंथन किया गया है, उनको एसएलआर देने की बात की गई है, ये सब कुछ जो है ये सभी कदम इसलिए उठाए जा रहे हैं ताकि इस तरह की अप्रिय घटना कभी भी ना घट सके। मोर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, और अभिजीत जी ने जो कहा उस पर मैं आपका जवाब चाहूंगा। उन्होंने जिस तरीके से कहा कि यूपीए गवर्नमेंट और एनडीए गवर्नमेंट में जो बेसिक फर्क है वो यही है कि पहले आप अलगाववादियों को, आतंकवादियों को आप पनाह देते थे, अलगाववादी जो हैं वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब अलगाववादियों की जो जगह है वो जेल में है। ऐसा नहीं है, पहले भी अलगाववादियों के ऊपर जो है समय समय पर कार्रवाइयां की गई है। और ये बयानबाजी नहीं है, ये नहीं है कि एनडीए की सरकार में क्या फर्क है। अब देखिए जम्मू तक जो आतंकवाद है बढ़ा है, राजौरी की घटना है जो इसके समय पे घटित हुई है, और प्रकार की जो जितनी घटनाएं हैं वो इनके समय में घटित हुई है। वीडीसी कमेटी जो पहले से 95 में जो है यूपीए की गवर्नमेंट के समय ही बनी हुई थी, कांग्रेस की सरकार ने ही बनाई थी। देखो, जम्मू एंड कश्मीर को लेकर कोई भी दल है, उसके दल का लेकर वो एक भारत का अभिन्न अंग है, भारत और हम तो भारत और भारतवासी की बात करते हैं, पूरा नागरिक की बात करते हैं। वो एक नागरिक, कोई नागरिक चाहे वो मुस्लिम है चाहे हिंदू है, किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय, किसी प्रकार की बर्बरता, आतंकवाद, कोई भी किसी भी प्रकार का आतंकवाद है वो बिल्कुल भी कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। और कांग्रेस सरकार तो सदैव आतंकवाद के खिलाफ खड़ी रही है, और इस आतंकवाद के लिए कांग्रेस सरकार ने अपने 2 बड़े नेताओं को खोया है। अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने अंकुर जी, क्योंकि समय मेरे पास बहुत ज्यादा बचा नहीं है, आखिरी कमेंट आपका मैं चाहता हूँ, सबका आखिरी कमेंट लूँ एक जल्दी से। अंकुर जी।
देखिए, हिंदुओं की टारगेटेड किलिंग्स के लिए सबसे पहले भारत सरकार की ये जो स्टैटिस्टिकल अप्रोच है ना आतंकवाद को लेके, वो रिस्पॉन्सिबल है। जैसे आप भी दिखा रहे हैं 2022 में 191 आतंकी घटनाएं हुई, 2021 में इतनी हुई। तो इनका यही कहना है कि पिछले साल 100 मरे, इस साल 60 मरे, तो देखिए आतंकवाद पे हमने कब्जा पा लिया है, कंट्रोल पा लिया है। और दूसरा, आप ये देखिए कि डिनायल मोड में जब और बार बार ये जो कहा जाता है टेररिज्म गृह मंत्री की ओर से भी कहा गया, अंकुर साहब, अंकुर जी, मैं इस पर भी आपका जवाब चाहूंगा कि और अभिजीत जो आप सुन रहे थे, अभिजीत जी भी इस बात को कह रहे थे कि अब पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी आई है, ये ठीक है क्या? देखिए, भारत के गृह मंत्री ने सूरजकुंड हरियाणा में डीजीपीज और होम सेक्रेटरीज की मीटिंग में एक बयान दिया जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ। उन्होंने उसमें कहा कि जम्मू कश्मीर में नए युग की शुरुआत हो चुकी है, आतंकवादी घटनाएं बहुत कम हो गई हैं, बहुत घट गई हैं। और 2 दिन के बाद गृह मंत्रालय के यूनियन एडिशनल होम सेक्रेटरी यूनाइटेड नेशंस की काउंटर टेररिज्म कमेटी के सामने हिंदुस्तान के बिहाफ पे एक डोजियर सबमिट करते हैं और उसमें ये कहते हैं कि 2021 के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं, स्टीप राइज हुई है। आप आर्मी से स्टेटमेंट दिलवाते हैं नवंबर महीने में कि जम्मू कश्मीर में 300 आतंकी हैं, 160 लॉन्च पैड पे वेट कर रहे हैं, और सेम डे डीजीपी जम्मू कश्मीर के स्टेटमेंट देते हैं कि नहीं, केवल 100 आतंकी हैं। तो देखिए, ये आंकड़ों के संबंध में भी पब्लिकली झूठ बोलते हैं, स्टेट ऑफ टेररिज्म के संबंध में भी पब्लिकली झूठ बोलते हैं। गृह मंत्रालय एक दिन एक बात कहता है, अगले दिन उसका होम सेक्रेटरी दूसरी बात कहता है आतंकवाद के संबंध में जम्मू कश्मीर में। मुझे लगता है कि ये तमाम समस्या स्टैटिस्टिकल अप्रोच और डिनायल ऑफ हिंदू जेनोसाइड पॉलिसी, ये ठीक है। अभिजीत जी, हाँ, जवाब दीजिए जल्दी से। जी देखें, सबसे पहली बात यह है कि एक चीज को समझे कि जो टेररिज्म है इसके खिलाफ सबको इकट्ठे होकर खड़ा होना पड़ेगा। जो अंकुर जी आंकड़ों की बात कर रहे हैं कि कहीं आंकड़े कुछ और दिएगा, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर पाकिस्तान जैसे मुल्क को सबक सिखाना बड़ा जरूरी है और इसमें सभी लोगों को इकट्ठे होना जरूरी है। दुर्भाग्य की बात पता भी क्या है? दुर्भाग्य की बात यह है कि इसके बाद किसी भी नेता में, भले वो महबूबा मुफ्ती साहिबा हो, भले वो उमर साहब हो, भले कांग्रेस का कोई नेता हो, किसी एक नेता ने भी पाकिस्तान का नाम लेकर कोई ट्वीट नहीं किया, कोई कंडेम नहीं किया, जबकि हमारे चैनल पे पूछता रहा कि क्यों आप इस नापाक मुल्क के खिलाफ नहीं बोलते हैं। ये कोई आपस में सियासत करने की बात नहीं है, ये ऐसी समस्या है जो पूरे देश के लिए है। इसमें सभी लोगों को पॉलिटिक्स को साइड पे छोड़कर इकट्ठे होकर आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक नापाक मुल्क पाकिस्तान और दूसरा चीन, 2 मुल्कों के साथ आपकी लड़ाई है और इसके अंदर अगर हम आपस में ही आंकड़ों के फेरफेर में पड़ जाएंगे तो मुश्किल होगी हमें। ठीक है, रविंद्र जी, आपका भी आखिरी कमेंट जल्दी से, 10 सेकंड में बात। मैं तो ये मानता हूं कि पहले से जो 85% लोग अच्छे हैं, जो आतंकवाद के साथ मुलविस नहीं है, 15% में मैं और ग्राउंड वर्कर्स को भी गिनता हूं। ये 15% नहीं कि सारे आतंकवादी है, और ग्राउंड वर्कर्स या इस मानसिकता के लोग जो हैं, ये करीब 15% है। तो ये जो 85% में पीस लविंग पीपल है, पीस बिल्डर्स हैं, इनको सामने आना पड़ेगा, तभी हम इसको ओवरकम कर पाएंगे, ओवरशैडो कर पाएंगे इन लोगों को, 15% लोगों को। ठीक है, हम अपनी तो कुछ पोजीशन दिखाए, पर उसमें सरकार कोई मदद तो कर नहीं रही ना। ठीक है, सरकार तो वही स्कीमें बना रही है अपीसमेंट की। ठीक है, मोर साहब जल्दी से अपनी बात। हाँ, आखिरी कमेंट आपका भी मोर साहब, अगर आवाज आ रही है आपको मेरी तो जल्दी से। मोर साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी, सुन पा रहे हैं क्या आप? जी, मैं यूं कह रहा हूँ, पूरे देश को एकजुटता से काम करना चाहिए और हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ जो है पूरा देश, राष्ट्र जो है वो एकजुट है, वो राजनीतिक दलगत राजनीति से उपरोक्त के बाद। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल वही है जिसका तस बना हुआ है कि जो कुछ भी कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, क्या वो काफी हैं या वो वहाँ की जनता के लिए, यानी कि जो जम्मू कश्मीर की जनता है, क्या उसके वो काम आएंगे? ये थोड़ा सा इंतजार हमें इसके लिए करना पड़ेगा और कुछ समय के बाद ही स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगी कि सरकार और प्रशासन की ओर से जो कदम उठाए जा रहे हैं, खासतौर पर जम्मू कश्मीर को लेकर, वो कितने कारगर साबित होते हैं। फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़।